चलो, अच्छा मैंने क्या बोला था कि आज अपन पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कुछ कैपिलरी ट्यूब के, है ना। फिर उसके बाद अपन आएंगे सरफेस एनर्जी पे, और लास्ट टॉपिक था अपना वहां पे क्या, जिसके क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। तो देखो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, इफ अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब, if a 5 centimeter long capillary tube with 0.1 mm internal diameter, if a 5 centimeter long capillary tube with 0.1 mm internal diameter, open at both ends, is slightly dipped in water, having surface tension 75 Dalton per centimeter, having surface tension 75 Dalton per centimeter. State whether फर्स्ट पार्ट लिखो वहां पे, water will rise halfway in the capillary. State whether, पहला ऑप्शन लिखो, water will rise halfway in the capillary. सेकंड लिखो वहां पे, water will rise up to the upper end of the capillary. Water will rise up to the upper end of the capillary. थर्ड लिखो वहां पे, water will overflow out of the upper end of the capillary. Explain your answer. अब बताओ, कुछ नहीं अगर क्वेश्चन में बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ग्लास और वाटर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट स्मॉल है, उसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। अब बताओ, एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 0 मानोगे तो हाइट का फॉर्मूला क्या था, हाइट का फॉर्मूला था वहां पे h इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन क्या था, r रो g था कि नहीं था वहां पे, बोलो हाइट का फॉर्मूला है कि नहीं, 2t cos थीटा अपॉन r रो g। यस। अब बताओ, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर दिया है कि नहीं दिया है, डायमीटर से रेडियस मिल गया नहीं मिल गया, कितना दिया डायमीटर, 0.1 mm। तो 0.1 mm कन्वर्ट कर देना बाद में इसको सेंटीमीटर में। अच्छा, सरफेस टेंशन गिवन है, सरफेस टेंशन कितना गिवन है, सीजीएस में गिवन है ना, हाँ सर, 75 डायन पर सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर में। अब बताओ, वाटर की डेंसिटी की बात कर रहा है तो ये वहां पे था 1 ग्राम पर सीसी, जी की वैल्यू लो वहां पे कितना, सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कितनी हाइट तक लिक्विड राइज कर सकता है। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ट्यूब की लेंथ सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। तो सबसे पहले ये कैलकुलेट करो कि इस कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कितनी हाइट तक राइज कर सकता है। तो एंगल ऑफ, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, चेक करो सबका इतना आ रहा है क्या। और एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 0 होगा तो जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस बताओ मेनिस्कस के रेडियस के बराबर होगा कि नहीं होगा। अबे हाँ या ना, यस सर। सबसे पहले चेक करो सबका आ रहा है कि एच की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। यस सर। सर अप्रोक्स 30। अब बताओ, जो क्वेश्चन में कैपिलरी ट्यूब बोल रहा है उसकी लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ वहां पे गिवन है 5 सेंटीमीटर। और बताओ लेंथ इनसफिशिएंट है कि नहीं, और मैंने क्या लिखवाया था, कैपिलरी ट्यूब की लेंथ अगर इनसफिशिएंट होगी
तो उस केस में होता क्या है, उस केस में मैंने लिखवाया था H इंटू आर, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर H वहां पे कम है तो मैंने क्या बोला था, लिक्विड ऊपर तक जाएगा और अपने मिनिस्कस के रेडियस को वहां पे क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वहां पे इनिशियली हाइट कितनी थी 30, मिनिस्कस का रेडियस कितना था, मिनिस्कस का रेडियस था वहां पे 0.1 डिवाइडेड बाय 2, ये मिलीमीटर में था। अब बाद में हाइट कितनी मिलेगी, बाद में हाइट मिलेगी 5, न्यू मिनिस्कस का रेडियस r डैश, वहां पे आप कैलकुलेट कर लो। r डैश बोले इसको कैपिटल R डैश बोले एक्चुअली, क्योंकि मिनिस्कस के रेडियस को हम r डैश से r से डिनोट कर रहे थे। अब चेक कर लो r डैश की वैल्यू कितनी आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लिक्विड ऊपर तक जाएगा और मिनिस्कस का रेडियस बढ़ाएगा। 0.3 चेक रेडियस कितना आ रहा है, 0.03 0.3 यस सर yes sir हाँ सर। ये मेरे पास आंसर है, चेक कर लो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। yes sir लिखो नेक्स्ट, लिखो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। थोड़ी बहुत थ्योरी है, लिख लो वहां पे। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। पहला लिखो वहां पे द एंटीसेप्टिक्स, लिखो वहां पे द एंटीसेप्टिक्स हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। द एंटीसेप्टिक्स हैव वेरी लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। The low value of surface tension prevents. The antiseptics have low value of surface tension. The low value of surface tension prevents. The low value of surface tension prevents the formation of drops. That may otherwise block. That may otherwise block the entrance to skin. That may otherwise block the entrance to skin or a wound. भाई सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा वो लिक्विड हमेशा श्रिंक करने की कोशिश करेगा और वो स्फेयर के बबल्स के फॉर्म में क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो जो भी एंटीसेप्टिक्स हैं, जो भी एंटीसेप्टिक्स हैं उनकी सरफेस टेंशन वहां पे लो रखा जाता है। फिर आगे लिखो वहां पे ड्यू टू लो सरफेस टेंशन the antiseptics spreads properly on the wound. Due to low surface tension, the antiseptic spreads properly over the wound. और इसी में आगे लिख लो वहां पे the lubricating oil and paints have low value of surface tension so that they can spread properly. देखा है पेंट में हम लोग थिनर मिलाते ही नहीं मिलाते हैं। yes sir जब लकड़ी के दरवाजे पे या लोहे के दरवाजे पे पेंट करते हैं, डायरेक्ट पेंट करते हैं क्या, पेंट में हम थिनर मिलाते हैं और उसका पर्पस क्या है, थिनर मिलाने से उसका सरफेस टेंशन घटा रहा है और सरफेस टेंशन अगर घटेगा तो ज्यादा क्या होगा, स्प्रेड करेगा प्रॉपरली। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे लिखो वहां पे द वेटिंग प्रॉपर्टी is made use of in detergents and waterproofing. The wetting property is made use of in detergents and waterproofing. अब लिखो वहां पे when the detergent
when the detergent materials are added to liquid. When the detergent materials are added to liquid, the angle of contact decreases. The angle of contact decreases, hence the wettability increases. लिखा है इतना? When the detergent is added to liquid, the angle of contact decreases and hence the wettability increases. On the other hand, when waterproofing material, is added to fabric, it increases the angle of contact. Making the fabric water repellent. लिखो नेक्स्ट, लिखो वहां पे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्यूरिटीज. Effect of temperature and impurities on surface tension. Effect of temperature and impurities on surface tension. और क्या लिखवाया था वहां पे? जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? मैं सूप का एग्जांपल लिया था, नहीं लिया था? कि जब हम सूप गर्म पीते हैं तो टेस्ट ज्यादा मिलता है. टेस्ट ज्यादा क्यों मिलता है? कि जब हम गर्म करते हैं सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा. सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा तो स्प्रेड करने की टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. और जितना ज्यादा सूप स्प्रेड होगा टंग पे, उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा. तो जनरली टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन क्या होता है? डिक्रीज करता है. तो लिखो वहां पे द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस. The surface tension of liquid decreases with the rise in temperature. The surface tension of a liquid decreases with the rise in temperature and vice versa. अब एक फॉर्मूला लिखो वहां पे. सिलेबस में तो नहीं है पर ये लिख लो वहां पे. T equals to T0 1 minus theta by theta c whole to the power n. अब लिखो वहां पे where T0 is the surface tension. T0 surface tension है कितने पे? at 0 डिग्री सेल्सियस पे. फिर वहां पे लिखो थीटा इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. तो थीटा जो है, थीटा किसी टाइम पे क्या है? लिक्विड का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. थीटा सी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर. थीटा सी जो है, थीटा सी वहां पे क्या है? थीटा सी है वहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर. एंड n is a constant, varies slightly from liquid. And n is a constant, varies slightly from liquid and has a mean value of 1.21. तो n की वैल्यू लिक्विड के साथ वेरी करती है, लेकिन इसकी जो मीन वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1.21 होती है. दिस फॉर्मूला शोज दैट, दिस formula shows that surface tension becomes zero. This formula shows that surface tension becomes zero when theta is equal to critical temperature. This formula shows that the surface tension becomes zero at the critical temperature.
लिखा इतना? अब लिखो इसी में आगे, इट इज फॉर दिस रीजन, it is for this reason that hot soup, it is for this reason that hot soup tastes better while machinery parts gets jammed in winter, while the machinery part gets jammed in winter, क्योंकि विंटर में सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ जाएगा वहां पे। लिखा है इतना? हाँ सर। फिर आगे लिखो वहां पे, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड चेंजेस, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड चेंजेस with addition of impurities, with addition of impurities। और इसमें लिखो वहां पे, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस with addition of, the surface tension of water increases with addition of highly soluble substance, with addition of highly soluble substance like NaCl, ZnSO4, etc. For example, surface tension of water increases with addition of highly soluble substance like NaCl, ZnSO4, etc. On the other hand, surface tension of water gets reduced. On the other hand, surface tension of water gets reduced with addition of, on the other hand, surface tension of water get reduced with addition of sparingly soluble substances, with addition of sparingly soluble substances like phenol, soap, etc. लिखा है इतना? अच्छा, तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था? मैंने क्या बोला था कि अगर कंटेनर लें और कंटेनर में किसको भर दें, पानी को भर दें, और पानी के ऊपर एक निडल को लाके प्लेस करें तो निडल फ्लोट करती कि नहीं फ्लोट करती? यस सर। और मैंने बताया कि निडल को स्लोली करके स्लोली प्लेस करना है, लेकिन रखने का तरीका मैंने बताया। रखने का तरीका क्या है कि टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर निडल को डालो और टिश्यू पेपर को पानी के ऊपर रख दो, फिर धीरे से टिश्यू पेपर को पिन से या पेन से प्रेस करके टिश्यू पेपर बाहर निकाल लो, तो उस केस में पिन फ्लोट करती है। और ये फ्लोट करती है किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। अब करके देखना कि ड्रॉपर लो और ड्रॉपर में शैम्पू या सोप सॉल्यूशन लो और उसको पानी में डाल दो धीरे से। तो अगर ये तुम्हारा वहां पे ड्रॉपर है और ड्रॉपर के थ्रू हम धीरे से क्या कर रहे हैं, सोप सॉल्यूशन एंटर कराते हैं, तो जैसे ही सोप सॉल्यूशन आएगा सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। अभी तो लिखवाया घटेगा। सोप सॉल्यूशन फिनॉल के कारण सरफेस टेंशन घटता है, और सरफेस टेंशन घटेगा तो क्या होगा? नीडल जो निडल रहेगी, निडल वहां पे क्या कर जाती है? सिंक कर जाती है। लेकिन अगर हम नमक का पानी डाल दे तो NaCl का मतलब क्या हुआ? जनरली नमक होता ही नहीं होता है। हाँ सर। तो अगर सॉल्ट डालेंगे तो ध्यान रखना निडल और इजीली क्या कर सकती है? बैलेंस हो सकती है। वैसे अगर तुम निडल को प्लेस करने की कोशिश करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे निडल तुम्हें सिंक करते हुए दिखाई देगी। किसने करके देखा था एक्सपेरिमेंट? जो पेपर क्लिप यूज करते हैं पेपर में, उसके वो भी क्या करती है? फ्लोट करती है। लेकिन मैंने क्या बोला है करने का तरीका क्या एक्सपेरिमेंट का, कि हम उसको निडल को पेपर के ऊपर लाके प्लेस करते हैं, है कि नहीं, और फिर उसको धीरे से हम पेपर को क्या करते हैं? हटाते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो बाद में याद दिलाना, बाद में तुम्हें एक वीडियो दिखाऊंगा मैं।
मेरे पास है सरफेस टेंशन का। लिखो नेक्स्ट, लास्ट हेडिंग डालो वहां पे। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर ये चीज ध्यान रखना, थ्योरी में अगर पूछ लिया गया कि सरफेस टेंशन टेम्परेचर के साथ क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट लिखो, जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है सरफेस एनर्जी, और इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुका है, रिसेंटली पूछा गया जेईई मेंस में। पहले इसकी थ्योरी लिखो, फिर मैं इसका पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं। लिखो वहां पे, वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑन द लिक्विड सरफेस, we know that the molecules on the liquid surface experience net downward force. We know that the molecules on the liquid surface experience net downward force. So to bring a molecule from the interior of the liquid, so to bring a molecule from the interior of the liquid to the free surface, we know that the molecules on the liquid surface experience net downward force. So to bring a molecule from the interior of the liquid to the free surface, some work is required. Some work is required to be done. Some work is required to be done against the intermolecular force of attraction. Against the intermolecular force of attraction, which will appear या ऐसा लिखो, which will be stored as potential energy of the molecule, which will be stored as potential energy of the molecules on the surface. लिखा इतना कि रिपीट करो? लिखा सर। लिखा सर। अब लिखो वहां पे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। अब बताओ, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया है, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? इसकी यूनिट या तो जूल पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, या फिर होगी अर्ट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा इतना? अच्छा देखो, मैंने क्या बोला है पहले चीज समझो। जैसे ये ग्राउंड है, बताओ ग्राउंड पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक हमारा कहां है? ब्लॉक हमारा अभी ए पे है, और ब्लॉक को हम बी पे लाना चाहते हैं। बताओ ब्लॉक अपने आप बी पे पहुंचेगा क्या? नो सर। नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई कर रही है। और होगा क्या? किसी चीज के ऊपर अगर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और उसको अगर हमें ऊपर मूव कराना है, तो इसका मतलब है कि इस केस में यहां पे एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए। और बताओ एक्सटर्नल एजेंट यहां पे क्या अप्लाई कर रहा होगा? फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसके कारण ये ब्लॉक बी पॉइंट तक पहुंच पाएगा वहां पर। देखो यही बोलते नहीं बोलते हैं? अच्छा, ब्लॉक को अगर हम एच हाइट पे लेके गए तो हमने वर्क कितना परफॉर्म किया होगा? बताओ, हमने वर्क mgh परफॉर्म किया होगा नहीं परफॉर्म किया होगा? जितना ग्रेविटी ने वर्क परफॉर्म किया उसके अगेंस्ट उतना ही अमाउंट का पॉजिटिव वर्क हम परफॉर्म कर रहे हैं नहीं परफॉर्म कर रहे हैं?
भाई ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव है, -mgh, हमारा वर्क पॉजिटिव है, तो ब्लॉक को अगर हमें ऊपर लेके जाना है तो इतना mgh वर्क हमें क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, तो जो हमने वर्क परफॉर्म किया, बताओ वो वर्क गया कहां? जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया होगा वो वर्क ब्लॉक और अर्थ सिस्टम में, बताओ ये जो वर्क है ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया कि नहीं स्टोर हो गया? बताओ, यही हम बोलते ही नहीं बोलते हैं? ब्लॉक को अगर हम h हाइट तक लेके गए तो हमने वर्क परफॉर्म किया, और वो वर्क कहां गया? वो वर्क ब्लॉक में, ब्लॉक अर्थ सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब जैसे ही हम छोड़ते हैं ब्लॉक को तो पोटेंशियल एनर्जी फिर किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में स्टार्ट होती है। बताओ होगा कि नहीं होगा इतना? यस सर। अच्छा, अब दूसरी चीज समझो यार। मान लो एक रबर की फिल्म है, एक रबर की थिन फिल्म है, जो रबर शीट है थोड़ी सी थिकनेस है, ऐसा नहीं बोलो थिकनेस नहीं, हल्की सी थिकनेस है, और इस रबर शीट की लेंथ एल है। लेकिन ध्यान है, ये रबर शीट खींच सकती है। अब बताओ यहां पे हमारी दो वॉल्स हैं, और ये जो दो वॉल्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस एग्जैक्ट एल है। हमारे पास दो वॉल है, इनके बीच का डिस्टेंस एग्जैक्ट एल है, और इन दोनों वॉल के बीच में हमने फिल्म को लाके फिक्स कर दिया। बताओ फिल्म में अभी कोई टेंशन होगा क्या? बोलो। नो सर। अरे कोई टेंशन होगा क्या? नहीं होगा। टेंशन कब आता है? टेंशन आता है जब ये रबर की फिल्म स्ट्रेच होगी। जैसे ही स्ट्रेच होगी तो वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, वही टेंशन है कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। नहीं है। अब इमेजिन करो कि इस रबर की फिल्म के ऊपर हमने हाथ से इस तरह से फोर्स लगाया, एक जगह नहीं दो तीन जगह लगाया एक साथ। बताओ ऐसा कर सकते नहीं कर सकते? एक रबर की फिल्म है जो दो वॉल के बीच में फिक्स्ड है। अब बताओ जैसे हम हाथ को हल्का सा नीचे रखेंगे, बताओ रबर फिल्म में टेंशन आएगा या नहीं आएगा? अबे जैसे ही तुम हल्का सा प्रेस करोगे, बताओ इस फिल्म की टेंडेंसी इस तरह से नीचे जाने की बनेगी नहीं बनेगी? यस सर। और बताओ जैसे ही नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा? Yes, sir. और यस सर। खींचेगा, और खींचेगा तो यहां पे टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो इतनी चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है कि सरफेस पे टेंशन क्यों आया? इस फिल्म के सरफेस पे टेंशन क्यों आया? क्योंकि हमने एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई किया। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई सबको? यस सर। और देखो सेम लॉजिक होता है, टेंशन हर जगह डेवलप होता है। जो हम लोग रूफ यूज करते हैं, घर के ऊपर जो छत बनी होती है, बताओ उसमें भी टेंशन आता है कि नहीं आता है? और वहां पे टेंशन कब आता है? जैसे मान लो छत है और छत पे 100 लोग जाके खड़े हो जाएं तो क्या होगा? अगर किसी छत पे या किसी स्टेडियम की रूफ पे अगर 100 लोग जाके खड़े हो जाएंगे तो बताओ ये इस तरह से 100 के 100 लोग इस तरह से रूफ पे नीचे की ओर फोर्स अप्लाई करेंगे नहीं अप्लाई करेंगे? यस सर। और बताओ रूफ भले ही कंक्रीट की होती है, लेकिन अगर ऑब्जर्व करोगे तो रूफ में नीचे लोहे की बार्स डली होती है, और लोहे की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कंक्रीट। तो होता क्या है, जब 100 लोग खड़े होते हैं, 200 लोग खड़े होते हैं, जो छत रहती है वो हल्की सी बेंड करने की कोशिश करती है, और जब बेंड करने की कोशिश करती है तो वहां पे टेंशन डेवलप होता है। तो किसी भी चीज पे अगर तुम डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करोगे तो ध्यान रखना वहां पे टेंशन डेवलप हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, अब इसी से रिलेट करो यार, ये तुम्हारा लिक्विड का सरफेस है,
ये मेरा यहाँ पे लिक्विड का सरफेस है और यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब मेरे मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, बताओ इन मॉलिक्यूल्स पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? इनके ऊपर एक तो कोहेसिव फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। और दूसरा, अगर ऊपर एयर होगी तो एयर के कारण एडहेसिव फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ सर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल ऊपर की ओर उड़ने लगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कि नहीं ज्यादा होगा? हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कोई एक मॉलिक्यूल कंसिडर करो, ये जो मॉलिक्यूल रहेगा इसको बगल वाला मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहा होगा, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहा होगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे सब तरफ से, बताओ इस तरह से खींच रहे होंगे नहीं खींच रहे होंगे? भाई कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, कोई मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ पे होंगे, तो ये जो सभी मॉलिक्यूल रहेंगे वो सरफेस के मॉलिक्यूल को खींच रहे हैं कि नहीं खींच रहे हैं इन ऑल द डायरेक्शन? यस सर। अच्छा, कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा इस डायग्राम को देख के बताओ? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल यहाँ पे नेट फोर्स नीचे की ओर ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं ऑब्जर्व कर रहा है? हाँ सर। बताओ ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कुछ कुछ इस डायग्राम से सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है? मैंने क्या बोला, रबर की फिल्म के ऊपर जब भी हम डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे टेंशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अबे हाँ ना? हाँ यस सर। सर। बताओ यही सेम लॉजिक लिक्विड के सरफेस पे भी होता है कि नहीं होता है? लिक्विड के सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में तो कनेक्टेड हैं, लेकिन इनके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के कारण इन सभी मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, टेंशन डेवलप हो जाता है। बोलो इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब तुम इमेजिन करो कि यहां पे एक और मॉलिक्यूल है, इसका अपन लोग कलर चेंज कर देते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है। बताओ ये मॉलिक्यूल कहां पे, अंदर है कि नहीं? हाँ सर। अब बताओ इस मॉलिक्यूल को अगर मुझे अंदर से मूव करा के सरफेस पे लेके आना है, तो सरफेस पे फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। नीचे। तो कुछ Down. कुछ डायग्राम देखो, कुछ कुछ डायग्राम ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? फोर्स लग रहा है नीचे और उसके अगेंस्ट हमने ब्लॉक को मूव कराया, तो सरफेस पे फोर्स लग रहा है नीचे और अंदर के मॉलिक्यूल को हम ऊपर लेके आ रहे हैं। तो उस केस में हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? भाई जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो नीचे, सरफेस पे फोर्स कहां है? नीचे की ओर। अब मुझे अगर इस मॉलिक्यूल को ऊपर की ओर मूव कराना है तो बताओ उस केस में हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अबे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूं मैं। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और ये जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया है वो कहां जाएगा? वो अब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल यहां पे क्या होंगे, सरफेस पे आएंगे, तो हमारा एजम्पशन यही है कि पहले ये मॉलिक्यूल तो अंदर थे और ये मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे आए हैं तो इसका मतलब है वहां पे वर्क हुआ है और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। तो जितने भी सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इन सभी मॉलिक्यूल्स के पास वहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। और मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, वही हमारी वहां पे क्या है, सरफेस एनर्जी है। बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या इस थ्योरी में? और इस पे क्वेश्चन आ चुका है, बोलो। कोई भी अगर लिक्विड की फिल्म बनेगी इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल सरफेस पे आए हैं अंदर से,
और अगर मॉलिक्यूल ऊपर आए हैं तो उनके पास एनर्जी है, और जो भी एनर्जी यूनिट एरिया में होगी उसको हम वहां पे क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी बोलेंगे। हो गया इतना क्लियर? तो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? यस सर। चलो अब यहां से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये तो फॉर्मूला ध्यान रखना ही है कि सरफेस एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब समझो यहां पे कि इस तरह से एक फ्रेम है हमारे पास, यहां पे इस तरह से एक फ्रेम है। अच्छा, ये जो फ्रेम है इसकी साइड की लेंथ L, ये जो फ्रेम है इस फ्रेम की साइड की लेंथ वहां पे क्या है, L। और यहां पे हमने क्या किया, एक स्लाइडिंग वायर को लाके प्लेस किया, और इस पूरे सेटअप को हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब बताओ, जैसे हम सोप सॉल्यूशन में डिप करके बाहर निकालेंगे तो यहां पे इस तरह से बताओ सोप सॉल्यूशन की फिल्म बन गई कि नहीं बन गई यहां? यस सर। देखो इतना है कि नहीं? अब स्लाइडिंग वायर को देखो यार, बताओ स्लाइडिंग वायर पे मॉलिक्यूल फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहे होंगे, नहीं अप्लाई कर रहे होंगे? हाँ सर। भाई मॉलिक्यूल स्लाइडिंग वायर के कांटेक्ट में होंगे, तो जो भी मॉलिक्यूल स्लाइडिंग वायर के कांटेक्ट में होंगे वो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। और ध्यान रखना, जो फोर्स रहेगा वो फोर्स चेक करो वहां पे 2TL होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई यहाँ पे दो फ्री सरफेस हैं, तो ये अगर वायर है तो यहाँ पे लगेगा T×L, पीछे भी क्या लगेगा, T×L। तो जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो 2TL लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था इस फोर्स के कारण स्लाइडिंग वायर क्या होगा, पीछे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी है फिल्म की मिनिमम एरिया अटेन करने की, है ना? हाँ सर। अब देखो, कोई ऑब्जर्वर अगर साइड से देख रहा है तो साइड से अगर देखोगे तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? यहां पे इस तरह से हमें फिल्म दिखाई देगी, और हमें फिल्म की केवल थिकनेस दिखाई दे रही होगी। बोलो इतना है कि नहीं? अबे सामने से देखोगे तो फिल्म है, साइड से देखोगे केवल फिल्म की थिकनेस दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? यस सर। अच्छा, यहां पे देखो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे जो अंदर होंगे? और फिल्म के सरफेस के ऊपर फोर्स ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है नीचे की ओर? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक्सटर्नल एजेंट है, और एक्सटर्नल एजेंट अब इस वायर को पकड़ के खींच रहा है, और मान लो इसने वायर को फर्दर कितना मूव कराया, इसने वायर को फर्दर Δx मूव कराया। अब बताओ, वायर अगर Δx मूव करेगा, बताओ फिल्म का एरिया कितना बढ़े? Delta L into delta X into L. ट्वाइस ऑफ जो चेंज इन एरिया आएगा ना, वो चेंज इन एरिया आएगा वहां पे L×Δx आगे का, L×Δx पीछे का। तो बताओ टोटल जो एरिया में चेंज आया 2L∆x है कि नहीं? भाई ये जो फिल्म रहेगी इसका ऊपर का सरफेस भी बढ़ रहा है और नीचे का भी बढ़ रहा है, तो जब ये वायर Δx आगे जाएगा तो फिल्म का जो टोटल एरिया बढ़ेगा वो 2L∆x बढ़ेगा, होगा इतना? और ये लिखवाया था क्वेश्चन में, अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि प्रोसेस स्लोली हुआ है। और बताओ प्रोसेस अगर स्लोली होगा तो इसका मतलब है नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो F एक्सटर्नल 2TL के बराबर होगा कि नहीं होगा?
अच्छा, हमने वर्क कितना परफॉर्म किया? इस फिल्म का एरिया बढ़ाने में हमने जो वर्क परफॉर्म किया वो वर्क परफॉर्म किया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दो तो 2TL इंटू डेल्टा एक्स, और बताओ 2L डेल्टा एक्स डेल्टा ए है तो ये T इंटू डेल्टा ए आ गया कि नहीं आ गया? और मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था कि जो भी हमने वर्क परफॉर्म किया है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गया कि नहीं गया, स्टोर हो गया। तो जब ये फिल्म का एरिया बढ़ेगा तो उस केस में हमें इतना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और इसी वर्क के कारण इतने से एनर्जी और बढ़ गई। तो ध्यान रखना, इस एरिया में जो एनर्जी आई फर्दर वो डेल्टा यू आई कि नहीं आई? और मैंने क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया था कि जो भी सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। और बताओ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया तो बेसिकली यही सरफेस टेंशन के बराबर है कि नहीं? तो जो भी सरफेस एनर्जी होती है वो न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के बराबर होती है। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में? अबे आया कि नहीं आया? Yes, sir. भाई मैंने क्या बोला है, जब फिल्म का एरिया बढ़ाओगे तो मैंने क्या लिखवाया था? मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता नहीं है। होता क्या है, जो अंदर के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मूव करके सरफेस पे आ जाते हैं। देखो, जब मैंने सरफेस टेंशन स्टार्ट किया तो मैंने यही बोला था कि जो रबर की फिल्म होती है और यहाँ पे जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस यही है। वहां पे जब हम मेम्ब्रेन को खींचते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ता है, और यहाँ पे जब हम मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ाएंगे या फिल्म का एरिया बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। मान लो पहले अगर 200 मॉलिक्यूल तो तब 400 मॉलिक्यूल आ जाएंगे सरफेस पे। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल अंदर से ऊपर आ रहे हैं, और अंदर से अगर ऊपर आ रहे हैं तो उस केस में हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, और जो भी वर्क पर यूनिट एरिया होगा वही हमारी क्या होगी? सरफेस एनर्जी होगी। तो जो भी वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ता है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वर्क डन का फॉर्मूला T इंटू डेल्टा ए होता है। बोलो, इतना सब कुछ सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो, आगे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी इसी पे। लिखो यहां पे, अ फिल्म ऑफ वाटर इज फॉर्म, a film of water is formed between two straight parallel wires. A film of water is formed between two straight parallel wires, each 10 centimeter long, each 10 centimeter long, and a separation 0.5 centimeter. A film of water is formed between two straight parallel wires, each 10 centimeter long, at a separation 0.5 centimeter. Calculate the work required. Calculate the work required to increase. Calculate the work required to increase 1 millimeter distance between them. Calculate the work required. Calculate the work required to increase 1 millimeter distance. Calculate the work required to increase 1 millimeter distance between them. और सरफेस टेंशन लिखो वहां पे 72 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर मीटर।
बताओ हमें वर्क कैलकुलेट करना है कि नहीं कैलकुलेट करना है, और वर्क का फॉर्मूला यही निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है, टी इंटू डेल्टा है। Yes, sir. कैलकुलेशन करो, फिर बताता हूं, इसको आगे समझाता हूं कि आगे इसका यूज क्या है, और इस पे कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आया शायद 2014 या 13 या 14 में, एक तो जेईई मेंस में क्वेश्चन। कभी कभी आता है, लेकिन मेंस एडवांस में चांसेस कम रहते हैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आए इससे। लिख लिया? हाँ सर। सरफेस टेंशन दिया है, केवल एरिया देखना है, और मैंने क्या बोला था, जब भी हम फिल्म को खींचेंगे तो बताओ एरिया 2L डेल्टा एक्स बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? Done, sir. हाँ, बोलो आंसर बोलो तुम तो। 144 into 10 to the power minus 7 joules. 144 into 10 to the power Minus 7. माइनस 7. देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 144 into 10 to the power minus 7 जूल। कुछ नहीं करना है, सरफेस टेंशन मालूम है, ट्वाइस ऑफ एल dx निकाल लो, वायर की लेंथ दी हुई है, और फिल्म को कितने से बढ़ाया है वो दिया है वहां। मैंने बोला है जो फॉर्मूला लिखा है ना टी डेल्टा ए, ये फॉर्मूला कई जगह यूज होता है। बताओ आया कि नहीं आया सबका इतना? यस सर। चलो अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा अपन आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे दो केस हैं। पहला केस है, एक तो केस ऐसा बन सकता नहीं बन सकता है कि एरिया बढ़ रहा हो, और दूसरा केस हो सकता है जहां पे एरिया क्या हो, घट रहा हो। बताओ यही दो केस हो सकते नहीं हो सकते हैं? या तो हम फिल्म का एरिया बढ़ा रहे होंगे या फिर हम फिल्म का एरिया घटा रहे होंगे। अच्छा, तो अगर हम फिल्म का एरिया बढ़ा रहे हैं तो वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, वर्क हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, इसका मतलब कि एक तरह से हम एनर्जी दे रहे हैं या ले रहे हैं? अबे फिल्म का एरिया अगर बढ़ाना है तो हमें वर्क परफॉर्म करना है, और अगर हमें वर्क परफॉर्म करना है तो हम एनर्जी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? Yes, sir. अच्छा, एनर्जी अगर हम दे रहे हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? End of the. ये पढ़ा ना इतना वर्ड तुम लोगों ने, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? हाँ सर। अभी 11th में आता होगा ना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, सिस्टम हीट को लेता है। अरे हाँ है Yes, ना? sir. Yes, sir. अच्छा, एरिया अगर हम घटाएंगे, एरिया अगर हम घटाएंगे तो एनर्जी बाहर आएगी कि नहीं आएगी? अबे एरिया Yes. बढ़ाने पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो एरिया अगर घटाओगे तो एनर्जी बाहर आएगी, और एनर्जी अगर बाहर आएगी तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना? यस सर। चलो अब बताओ मुझे, मेरे पास एक ड्रॉप है, ड्रॉप की बात कर रहा हूं,
अगर ड्रॉप की बात करते हैं तो अंदर लिक्विड भरी होती है, बबल की नहीं बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक ड्रॉप है, इसका रेडियस कैपिटल आर है। अच्छा, इस ड्रॉप को हम ड्रॉपलेट्स में तोड़ रहे हैं। मिनिमम कितने हम ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं? अबे एक ड्रॉप से मिनिमम कितने ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं? 2 बना सकते नहीं बना सकते? Yes, sir. ऐसे तो हम 4, 8, 10, 15 कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक ड्रॉप है और उसको तोड़ के हम क्या कर रहे हैं, 2 ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं। तो ये तुम्हारे वहां पे 2 ड्रॉपलेट्स बन गए। अच्छा, अब ये जो 2 ड्रॉपलेट्स बने हैं, ये जो 2 ड्रॉपलेट्स बने हैं, इनका रेडियस भी आर है, इनका रेडियस भी आर है। अच्छा, अब बताओ मुझे क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है कि नहीं रहता? तो जब भी हम ड्रॉप को तोड़ के ड्रॉपलेट्स बनाएंगे तो ध्यान रखना वहां पे हम वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। लेकिन अगर बबल को तोड़ के हम 2 बबल बना रहे हैं तो ध्यान रखना वहां पे हम किसको इक्वेट करेंगे? वहां पे हम नंबर ऑफ एयर के पार्टिकल्स को इक्वेट करेंगे। भाई बबल में अंदर एयर है कि नहीं है? और एयर का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है क्या? नहीं होता है। तो वहां पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से P1 V1 अपॉन RT1। Yes, sir. तो यहां पे तो हम किसको इक्वेट करें? यहां पे हम वॉल्यूम को इक्वेट करें। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम हो गया ट्वाइस ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। बताओ स्मॉल आर कितना निकल के आ रहा है? या कैपिटल आर की वैल्यू निकाल ले वहां पे। 2 to the power 1/3. देखो यही बनेगा कि नहीं बनेगा? अबे हाँ है ना? Yes, sir. अच्छा, अब देखो जब एक ड्रॉप टूट के 2 ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा तो एरिया में चेंज आएगा। तो हम बोलेंगे इनिशियल एरिया क्या है? तो हम बोलेंगे इनिशियल एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? अबे हाँ है ना? और Yes, sir. फाइनली एरिया बनेगा ट्वाइस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर। इसको अगले स्टेप में लिखोगे 2 4 पाई स्मॉल आर की जगह हम लिखें आर स्क्वायर अपॉन कितना? 2 to the पावर 2/3 ना? Yes, sir. स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो तो आर स्क्वायर अपॉन 2 to the पावर 2/3। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताओ चेंज इन एरिया कितना है? चेंज इन एरिया का मतलब होता है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बताओ 2 to the पावर ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3 ना? फोर पाई आर स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ रहा होगा। 2/2 to the पावर 2/3 ये क्या देगा? 2 to the पावर माइनस 1/3 ना? Yes, sir. Yes, sir. चेक कर लेना, है ना? और हो जाएगा यहां पे -1। देखो चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा यहाँ पे। So 1/3 होगा. 1/2 होगा सर. अबे 1/2 कैसे होगा? हाँ 1/3 होगा। 1/3. 1 माइनस 2/3 ना, तो प्लस 1/3। Yes, sir. देखो चेक करो वहां पे
2 to the power 1/3। देखो सही लिखा ही नहीं लिखा यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2 to the power 1/3 कैलकुलेटर पे हम केवल ये चेक करना चाहते हैं कि एरिया बढ़ रहा है या एरिया घट रहा है। तो ये केवल चेक करो कि डेल्टा ए पॉजिटिव आ रहा है या डेल्टा ए नेगेटिव आ रहा है। Sir, 0.666. 2 to the power 1/3 है। Yes, sir. हाँ 1.259। गलत कैलकुलेट कर रहा है कैलकुलेटर पे भी तू। क्या आ रहा है? 1.259। और 1.259 -1 तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। इसका मतलब है कि जब भी ड्रॉप्स, ये थ्योरी का क्वेश्चन है कि जब भी ड्रॉप्स टूट के बनाएंगे ड्रॉपलेट्स तो वहां पे एरिया बढ़ेगा, वहां पे एरिया बढ़ेगा तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। होगी कि नहीं होगी? अबे इस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? यस सर। अच्छा एनर्जी अगर हम देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, है कि नहीं? और अगर हम ड्रॉपलेट्स को मिला के ड्रॉप बनाएं तो एनर्जी क्या हो रही है? फिर उल्टा हो गया ना, फिर एरिया क्या हो गया? घट गया ना। अगर मान लो ड्रॉप्स मिलके अगर कुछ ड्रॉपलेट्स हैं और ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा बिग ड्रॉप बना रहे हैं तो उस केस में एरिया घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ सर। एरिया घटेगा तो एनर्जी बाहर आएगी, एनर्जी बाहर आएगी इसका मतलब टेम्परेचर वहां पे डिक्रीज करेगा। तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि टेम्परेचर का क्या होगा, तो ड्रॉप से जब ड्रॉपलेट्स बनाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ड्रॉपलेट से अगर ड्रॉप बनाओगे तो टेम्परेचर वहां पे क्या होगा? घटेगा। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सर एक बार रिपीट करो ना। अबे मैंने बोला ड्रॉप से ड्रॉपलेट्स बनाओगे तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो एनर्जी दे रहे हैं, और किसी चीज को अगर एनर्जी दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। और अगर ड्रॉपलेट्स मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं तो एनर्जी बाहर आ रही है, और एनर्जी बाहर आ रही है तो टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ सर। यस बस सर। ये ध्यान रखना है, थ्योरी के क्वेश्चन एक्चुअली, कि ड्रॉप से ड्रॉपलेट्स बनेगा तो क्या होगा, ड्रॉपलेट से ड्रॉप बनेगा तो क्या होगा। ड्रॉप से ड्रॉपलेट्स बनेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और ड्रॉपलेट कंबाइंड होकर ड्रॉप बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? बाहर आएगी। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? और अच्छा तो मुझे, हमने तो मिनिमम बनाया, अगर मान लो अगर हम एन ड्रॉप्स बनाते तो क्या होता, एन ड्रॉपलेट्स बनाते तो क्या होता? तो यहां पे 2 की जगह एन आता कि नहीं आता? यस सर। तो अगर Yes, एन sir. ड्रॉपलेट्स बनाओगे, अगर एन ड्रॉपलेट्स बना रहे हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है टेंशन इनटू डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एन टू दी पावर 1/3 -1। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये ड्रॉप्स के लिए। अगर बबल होगा तो उसके एरिया 2 होंगे तो इंटू 2 और मल्टीप्लाई कर देना इन केस ऑफ सोप बबल। बबल होगा तो 2 एरिया होंगे, तो वहां पे 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 8 पाई आर स्क्वायर यूज करना। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यस सर। और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक ड्रॉप है उससे हमने 100 ड्रॉपलेट्स बना लिए तो वर्क कितना परफॉर्म किया, तो एन की वैल्यू 100 पुट कर दो, आर वहां पे बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस है, सरफेस टेंशन दिया होगा, वहां से वर्क कैलकुलेट कर लो। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन रहता है। लिखो एक क्वेश्चन लिखो यार। सर हाँ बोलो। सर 100
की पावर 1/3 का गिवन रहेगी वैल्यू क्वेश्चन में। हाँ, ये तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? यस वहां पे देखो, जब भी इस तरह का डाटा आता है ना, तो कैलकुलेटर वो सब चीज तो अलाउड है नहीं, तो वहां पे मेंशन करेगा, ये तो अपन कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे वहां पे। Yes, sir. देखो क्वेश्चन वहां पे, अ मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, a mercury drop of radius 1 centimeter is sprayed, SPRAYED, is sprayed into 10 to the power 6 droplets. कितने ड्रॉपलेट्स बना रहे हैं? 10 to the power 6. A mercury drop of radius 1 centimeter is sprayed into 10 to the power 6 droplets of equal size. Calculate the energy required if surface tension of mercury is 35 into 10 to the power minus 3. Sir, repeat करो. मैंने बोला है, a mercury drop of radius 1 centimeter is spread into 10 to the power 6 droplets of equal size. Calculate the energy needed if surface tension of mercury is 35 into 10 to the power minus 3 Newton per meter. अच्छा, चेक कर लो, डेल्टा ए पॉजिटिव आता है ना वहां पे, जब ड्रॉप से ड्रॉपलेट्स बनते हैं। Yes, sir. नेगेटिव Yes, तो नहीं sir. आ रहा है ना? नो सर। सही चेक किया? 2 to the power 1/3। यस सर। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, एक चीज सोचो जरा, गलत तो नहीं जा रहे हैं हम जरा, टेम्परेचर के लिए जो बोल रहे हैं? ये तो मुझे, अगर ड्रॉप्स मिलके ड्रॉपलेट्स मिलके अगर ड्रॉप बनाएगा तो क्या होगा? देखो एरिया बढ़ेगा। ड्रॉपलेट्स मिलके अगर ड्रॉप बनाएंगे तो एरिया क्या हो गया? एरिया कम होगा. एक मिनट देखो रहा, एरिया वहां पे डिक्रीज हुआ। हाँ तो गलत हो गया ना फिर। एरिया अगर डिक्रीज हुआ तो एनर्जी बाहर आई, Yes, sir. और एनर्जी जब ये बाहर आएगी तो कुछ एनर्जी जो रहेगी वो वाटर को मिलेगी। यस सर। Yes, sir. और एनर्जी अगर वाटर को मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? Increase होगा. बढ़ेगा। यार ना, इसको सेंटेंस को सही करो, वहां पे टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना चाहिए ना। देखो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? ड्रॉपलेट्स मिलके अगर ड्रॉप बना रहा है तो एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी बाहर निकलेगी तो वो एनर्जी क्या करेगी? कुछ वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देगी। देखो यही लॉजिक है कि नहीं है वहां पे?
अबे हाँ या ना? हाँ सर। देखो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा है? मैंने क्या बोल रहा है, जब भी ड्रॉपलेट्स मिलके ड्रॉप बनाएगा तो एरिया घट रहा है, एरिया घटेगा तो एनर्जी बाहर आएगी, और वो एनर्जी अगर वाटर को मिल गई तो वो उसके टेम्परेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी वहां पे। देखो टेम्परेचर के लिए लॉजिक क्या रखना है वहां पर, कि ड्रॉपलेट्स अगर ड्रॉप बनाएगा तो एरिया घट रहा है, एरिया घट रहा है तो एनर्जी बाहर आएगी, और एनर्जी बाहर आएगी तो टेम्परेचर को बढ़ा देगी। बोलो कितना है आंसर? Sir, 484 into 10 to the power minus 4 approximately. देखो चेक करो बाकी लोग का। बताओ आया कि नहीं आया सबका? अबे हाँ या ना? सर। बस ये ध्यान रखना है, ड्रॉप में वॉल्यूम इक्वेट होता है और बबल में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इक्वेट करते हैं। अच्छा अभी चीज और देख लो वहां पे लास्ट, मान लो ये हमारे पास एक सोप बबल है, यहां पे हमारे पास सोप बबल की बात कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन हर बुक में दिया रहता है। यहां पे एक सोप बबल है जिसका रेडियस R1 है, यहां पे एक और सोप बबल है, इसका रेडियस R2 है। अच्छा सोप बबल को जो हम क्या करते हैं, बनाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है कि जो दो बबल्स रहते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, यस सर। और जब आपस में चिपकते हैं तो जो स्ट्रक्चर रहता है उसको हम डबल बबल बोलते हैं। डबल बबल यानी इस तरह से बनता ही नहीं बनता, कई बार दोनों आपस में कांटेक्ट में आके इस तरह चिपकते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम वहां पे क्या बोलते हैं, डबल बबल बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, जब ये दोनों बबल्स चिपकते हैं तो डायग्राम जो रहता है बेसिकली वो कुछ इस तरह से बनता है। अब देखो जिस जगह वो कांटेक्ट में आते हैं ना, एक मिनट को मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक बबल और ये हमारा दूसरा बबल। अब देखो होता क्या है, जिस जगह दोनों बबल कांटेक्ट में आते हैं ना तो वहां पे कर्व चेंज होता है, यानी यहां पे
अब इस जगह जो कर्व का रेडियस आता है उसको हम स्मॉल आर बोलते हैं। तो स्मॉल आर वहां पे क्या है, स्मॉल आर वहां पे जो लिक्विड है उसके सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कहां पे, जहां पे दोनों कांटेक्ट में आ रहे। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है, यहां पे जो प्रेशर है अंदर वो P1, बाहर का P0, यहां पे प्रेशर P2, बाहर का P0। बताओ पहली इक्वेशन हम ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे वहां पे, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड 4T/R1 के बराबर होगा, और प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड 4T/R2 के बराबर होगा। अब ध्यान, दोनों सोप के बबल केवल कांटेक्ट में आए हैं, और दोनों सोप के बबल अगर कांटेक्ट में आए हैं तो यहां पे प्रेशर P1 है, यहां पे प्रेशर P2 है। अच्छा, कौन सा प्रेशर ज्यादा है ये बताओ मुझे। P1 P1 भाई जिसका रेडियस वहां पे क्या होगा, कम होगा, तो उसके लिए ये टर्म बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी वहां पे। yes sir, अगर हम प्रेशर की बात करें तो चेक करो, P1 ग्रेटर देन P2 होगा। और बताओ कोई सरफेस अगर ऐसा फ्लैट है और यहां पे प्रेशर P1 ज्यादा है, P2 कम है, तो बताओ ये जो सरफेस रहेगा कुछ ऐसा बेंड होगा कि नहीं होगा। भाई जिस साइड प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे कॉन्केव बनता है कि नहीं बनता है। yes sir, तो इसका मतलब ध्यान रखना, क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछता है कि किस साइड उसका नेचर कॉन्केव होगा। तो जो छोटा रेडियस होता है उस साइड उसका नेचर कॉन्केव होता है, ऐसा। अब ये जो सरफेस है, ये सरफेस वहां पे किसी बबल का पार्ट रहा हो, इसको डबल बबल भी बोलते हैं। जब दो बबल आपस में चिपकते हैं तो एक डबल बबल बनता है। लेकिन जो डबल बबल का कॉमन रेडियस होगा, बताओ ये कॉमन रेडियस है कि नहीं यहां पे। तो जो कॉमन रेडियस है, कॉमन रेडियस वहां पे स्मॉल आर है। अब स्मॉल आर के लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे एक साइड का प्रेशर P1, दूसरे साइड का प्रेशर P2, और बताओ वो 4T/R के बराबर है कि नहीं। भाई जो भी कॉमन सरफेस बन रहा है उसके एक साइड P1 है, दूसरे साइड P2 है, तो P1 माइनस P2 4T/R के बराबर होगा कि नहीं होगा। yes sir, और बताओ यहां से P1 माइनस P2 क्या देगा। यहां से अगर P1 माइनस P2 देखोगे तो 4T 1/R1 माइनस 1/R2 किसके बराबर, 4T/R के। तो जो कॉमन रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 माइनस 1/R2। ये क्वेश्चन हर बुक में दिया होता है कि दो सोप बबल आपस में मिलकर एक डबल बबल बना रहे हैं, तो जो डबल बबल रहेगा उसका कॉमन जो सरफेस रहेगा, उसका रेडियस जो रहेगा, उसका फॉर्मूला होगा R2 माइनस R1, नहीं R1 R2 अपन R2 माइनस R1। इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो बताओ यही रिजल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, R2 R1 अपॉन R2 माइनस R1। yes sir, देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं। yes sir, बस यही अपना लास्ट टॉपिक था, और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया सरफेस टेंशन का। इस पे इतना टाइम मत देना, एडवांस में क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं तो जेई मेंस में आ सकता है। एडवांस में चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी 3-4 साल में एक बार आ जाता है। जैसे लास्ट मुझे क्वेश्चन याद है, एक तो था 2017 में, 16-17 में क्वेश्चन आया, उससे पहले तो क्योंकि 7-8 में भी आया। तो देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, पर ऐसा नहीं कि हर साल ही आएगा, उसके चांसेस नहीं है। और ये टॉपिक थोड़ा इजी है, बस केवल तुम्हें न्यूमेरिकल की अब क्या करनी है, वहां पे प्रैक्टिस करनी है। बोलो सबको क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ ये चीज।